तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है ब्रह्मास्त्र नंबर 2। यानी कि इससे पहले कल हमने ब्रह्मास्त्र नंबर 1 डाल दिया था। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो उसी के रिस्पॉन्स में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं मिनी मॉक टेस्ट 2 यानी कि ब्रह्मास्त्र 2 सिलेक्शन पर अंतिम प्रहार। जिन लोगों की बढ़िया से तैयारी हो चुकी है, जिन लोगों ने हमारे नोट्स ले रखे हैं, उनकी तैयारी तो अच्छी हो चुकी है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है ना। तो अब उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र एक तरह से कह सकते हैं कि वो अंतिम बाण है जो आपके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितने भी आगे ब्रह्मास्त्र आने वाले हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। नोटिफिकेशन बेल को भी आपको दबा लेना है। साथ ही साथ में एग्जाम डेट जो आपकी 28 फरवरी थी वो अब आगे बढ़ चुकी है। 7 मार्च से आपका एग्जाम होगा। तो जो भी टाइम मिला है ना, वो आपके लिए एक गोल्डन टाइम है। भगवान ने आपको एक मौका दिया है कि हाँ, जो लोग पीछे रह गए हैं एक बार फिर से आप लोग दौड़ लगा के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लेवल पर आ जाइए। लेकिन सर अब लेवल पे आने के लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए, तो उसके लिए सक्सेस जंक्शन आपके लिए लेकर के आ गया है सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है और आप केवल थ्योरी जानना चाहते हैं, थ्योरी कंप्लीट नहीं है, तो आप ऑल 4 सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट की थ्योरी मंगा सकते हैं मात्र 128 रुपये में, ठीक है। इसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपकी तैयारी अच्छी खासी हो गई है लेकिन अभी आप 130 और 135 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं टेस्ट में, तो आप लोग सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट 10-10 प्रैक्टिस सेट मंगवा सकते हैं मात्र 129 रुपये में। ये प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो आपके स्कोर को बूस्ट करके कम से कम 15 से 20 नंबर आपके स्कोर को ये प्रैक्टिस सेट बूस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इनमें वही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं 7 मार्च को। उसके बाद में जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है या फिर जो बिल्कुल डिमोटिवेट फील कर रहे हैं लेकिन चाह रहे हैं कि कुछ भी हमें ऐसा मिल जाए, हम तो 7 से 8 घंटे पढ़ लेंगे सर लेकिन मटेरियल तो मिल जाए, तो उनके लिए थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों एक साथ में उपलब्ध हैं मात्र 199 रुपये में। चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेकर के आप लोग अभी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वही मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ये ठान लिया कि हाँ 7 से 8 घंटे हम पढ़ेंगे सर लेकिन हमको मटेरियल मिल जाए और हम तैयारी कर लेंगे, हम भी अपनी एक सीट उस 660 में से ले सकते हैं, उन लोगों के लिए ये 199 वाले नोट्स हैं। आप 199 का नोट्स लेकर के बढ़िया से अभी से तैयारी में लग जाइए, सब कुछ साइड में रख दीजिए। मान लीजिए कि ये 7 दिन जो है ना, ये भगवान ने अपने गोल्डन टाइम में से निकाल के आपको दिए हैं। ये 7 दिन जो डेट आगे बढ़ी है, ये 7 दिन में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप में दम है 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ने का, ठीक है। बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी 128 रुपये के नोट्स ले रखे हैं, वो मात्र 49 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी जो भी नोट्स मंगाना है आप लोग तुरंत नोट्स मंगवा लीजिए। और ये जो ब्रह्मास्त्र चल रहा है, इस ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ जब ये 3 ब्रह्मास्त्र हो जाएंगे तो एक साथ में ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और ये केवल 129, 199 और 49 वालों को ही दी जाएगी। आप लोग ध्यान रखना, 128 वाले आपको कंप्लीट थ्योरी नोट्स दिए जा चुके हैं, ठीक है। इन लोगों को ये ब्रह्मास्त्र के नोट्स भी मिलने वाले हैं। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। मंगवाना कैसे है आपको बता रखा है, ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी पर आप 199, 129 या फिर 128 जो भी आपको चाहिए आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए 7052547003 और तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। मुश्किल से अगर बहुत टाइम लगेगा तो 1 घंटे के अंदर आपके पास में नोट्स से पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कोई फ्रॉड है नहीं, क्योंकि कल ही अपना सिल्वर प्ले बटन आ गया है, ठीक है। और ये सिल्वर प्ले बटन की जो फोटो हमने लगा रखी है अपने इसी व्हाट्सएप वाले डीपी पे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के सहयोग की वजह से ही ये आया है। आप लोगों ने इतना शेयर किया, इतना सहयोग किया कि हमारा सिल्वर प्ले बटन हमारे पास में आ गया है। व्हाट्सएप की डीपी पर लगा है और जो अपना वो है टेलीग्राम चैनल है उसकी डीपी पर भी ये लगा है। टेलीग्राम चैनल में भी हमने आज डाल दिया है सुबह ही, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, सिल्वर प्ले बटन अपना आ चुका है, ठीक है। इस पर पेमेंट करके आप लोग अपने अपने नोट्स मंगवा सकते हैं। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। ब्रह्मास्त्र नंबर 2, आपको ये जान करके बड़ी खुशी होगी कि आपको पहले 7 ब्रह्मास्त्र मिलने वाले थे। एग्जाम डेट आगे बढ़ने की वजह से अब आपको 14 ब्रह्मास्त्र मिलने वाले हैं। और ये 14 ब्रह्मास्त्र जिन लोगों ने भी पूरे ले लिए तो समझ लेना उनका जो सिलेक्शन है वो 101% श्योर सिलेक्शन है, जिसे कहते हैं नहीं श्योर सिलेक्शन। लेकिन उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग काम किया हो। ये ब्रह्मास्त्र केवल केवल उन पर लागू होगा, उनको फायदा पहुंचाएगा जिन लोगों ने 199 वाले नोट्स या फिर 129 वाले नोट्स ले रखे होंगे, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हो चुका होगा। फिर ये ब्रह्मास्त्र उन लोगों के लिए 15 से 20 नंबर बूस्ट करने वाला है उनके स्कोर में, ठीक है। चलिए अब क्लास शुरू कर लेते हैं। देखिए
सबसे पहले पोषण और स्वास्थ्य से हम शुरू करने वाले हैं। चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। 60 नंबर का ये आपका टेस्ट होने वाला है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं, और बीच में एक प्रश्न भी हम पूछेंगे जिसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो दिमाग लगा करके आपको समझना है। देखिए पहला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि ऐसी लेडीज जो गर्भावस्था में है यानी कि जो प्रेग्नेंट है उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये प्रश्न ऑलरेडी करा चुकी है, आपको याद होगा, प्रैक्टिस सेट में हमने कराया था। चलिए, माँ को नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो बच्चे पर साइड इफेक्ट पड़ेगा। माँ को वजन वाली वस्तु नहीं उठानी चाहिए। आपने देखा होगा, दादी माँ होती है, नानी माँ होती है, सब कहती हैं कि भाई अगर प्रेग्नेंट है मतलब महिला कोई, तो उसको जो है कोई भी वजन वाला सामान नहीं उठाने देना है। माँ को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। आप देखेंगे आंगनबाड़ी के द्वारा संतुलित आहार, पोषक आहार प्रोवाइड कराया जाता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। यानी कि ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को ये सारी सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इसके साथ साथ बता दें, एमपीएसआई 2025 के नोट्स कंप्लीट हैं, एमपीटेट भर्ती मेंस के नोट्स कंप्लीट हैं, आबकारी, एमपी पुलिस, जेल और वन रक्षक के भी नोट्स कंप्लीट हैं। आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन इन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो बता देना, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वो ये नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, प्लेजेंटा जिसे हम अपरा कहते हैं, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। प्लेजेंटा के बारे में आपको बता चुके हैं। यहाँ पर जैसे ये गर्भाशय है, गर्भाशय में प्लेजेंटा यहाँ पर स्थित होता है। किसी किसी के प्लेजेंटा नीचे होता है, किसी किसी के ऊपर होता है। ये प्लेजेंटा करता क्या है, जो यहाँ पर गर्भ में शिशु पल रहा है उस शिशु को खाना पीना देना, उसकी पोटी वोटी जो होती है, ठीक है ना, वो सब कुछ जो है वो इसी प्लेजेंटा के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है ना, तो ये प्लेजेंटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। एक तरह से कह सकते हैं इस शिशु का पावर हाउस जो है वो यह प्लेजेंटा ही होता है। तो इस प्लेजेंटा से ऐसा क्या, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जिसके द्वारा जो है बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है, अच्छे से रहता है। चलिए देख लेते हैं। ल्यूटिनाइट हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन तो भैया नहीं होगा क्योंकि ये तो पुरुषों का हार्मोन है। ठीक है ना, पहले ही बता चुके हैं आपको कौन सा पुरुषों का हार्मोन होता है, कौन सा महिलाओं को होता है, ये पूरा आपको बता चुके हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स या फिर रिलैक्सिन हार्मोन। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो इस प्लेजेंटा या फिर अपरा के द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चा पेट के अंदर आराम से घूमता रहता है और सब कुछ उसको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अपने नंबर नंबर काउंट करते रहिएगा, है ना। टाइफाइड मुख्य रूप से किसके सेवन से फैलता है। ठीक है ना, टाइफाइड ही हो गया है आपके अतुल शुक्ला सर को। ठीक है ना, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, अभी भी फीवर में है लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम लगे हुए हैं। आपके एग्जाम हमारे स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, हमारे लिए। ठीक है, समर्पित है पूरी तरह से आपके लिए। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है ना, हम तो अपना पूरा 100% आपको दे रहे हैं, भले ही बीमार हैं। चलिए, टाइफाइड किसके सेवन से फैलता है। दूषित भोजन, दूषित पानी, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी अगर आप दूषित भोजन करेंगे या फिर दूषित पानी लेंगे। भैया ये दूषित पानी वाला सिस्टम अपने साथ में हो गया था, थोड़ा पानी ही जो है कहीं से हमने गंदा पी लिया होगा, ठीक है, गर्म वरम नहीं किया होगा। अब ये हो रहा है कि डेली गर्म पानी ही पीना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, दूषित भोजन और दूषित पानी की वजह से टाइफाइड फैलता है। और ये जब टाइफाइड अपने विकराल रूप में आ जाता है, यानी कि ये क्या करता है, वही आपका जो प्लेटलेट्स होती हैं उसको डाउन कर देता है। ठीक है ना, जब 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स हो जाती हैं तो ये डेंगू नामक रोग जो है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कल वाले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया था कि 1.5 लाख से कम अगर प्लेटलेट्स हो जाती हैं तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो डेंगू नामक रोग हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इंद्रधनुष के बारे में आपको बता चुके हैं। इंद्रधनुष क्या है, एक टीकाकरण कार्यक्रम है। टीकाकरण कार्यक्रम की एक योजना है जिसके माध्यम से सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्जन इसके आ चुके हैं, लेकिन आपसे पूछा है इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 2024, 2025, 2013 या फिर 2023। आइए आंसर देखें, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वर्ष 2023 में इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत हुई थी। करंट अफेयर का प्रश्न है, यह आपसे जरूर पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण संबंधी कमी का रोग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा रोग है जो पोषण की कमी की वजह से नहीं होता है। कुल मिलाकर के प्रश्नों को आपको जरूर समझना है कि पूछ क्या रहा है। पूछ ये रहा है कि 3 ऐसे रोग होंगे जो पोषण की वजह से होते हैं, एक रोग ऐसा होगा जो पोषण की कमी की वजह से नहीं होता है, वही आपको बताना है। चलिए देखते हैं। एनीमिया, बिल्कुल सर, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, बिल्कुल सही बात सर। विटामिन डी की कमी से पेलाग्रा हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये 3 तो ऐसे ऑप्शन हैं जो पोषण संबंधी रोग है। एक जो आपका गैस्ट्रिटाइटिस है, ये पोषण संबंधी रोग नहीं होता है। ये क्या होता है, ये जब पेट में गैस बन जाती है ना, जैसे आमाशय होता है, आपको बता रखे हैं, आमाशय है आपका,
ये किसका आमाशय बना दिया, हाथी का आमाशय बना दिया क्या? ठीक है ना, आप लोग अपना ही मानना। किसी किसी का पेट बहुत बड़ा निकला हुआ होता है ना, तो वो लोग उनका आप जो है आमाशय मान लीजिए। इसमें क्या होता है, जो परतें होती हैं ना आमाशय की, इसमें से आपका एक अम्ल निकलता है। चलिए आज का प्रश्न आपका यही है, आमाशय की परत से कौन सा एसिड निकलता है जिसकी वजह से भोजन आसानी से पच जाता है? कई बार बहुत अच्छे से समझा चुके हैं आपको कि आमाशय की जो दीवारें होती है उसमें से एक एसिड निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अब क्या होता है, जब ये एसिड बहुत ज़्यादा निकल जाए, जब आपका पेट खाली रहता है ना, मान लीजिए आप डेली 12 बजे खाना खाते हैं, हाँ सर 12 बजे खाना खाते हैं, लेकिन आज आपने उपवास रख लिया, 12 बजे खाना नहीं खाया। अब जो एसिड है ये तो पचाने के लिए निकलेगा ना, उसको तो 12 बजे पता है 12 बजे भाई कुछ ना कुछ आएगा जिसको हमें पचाना है, हमको ये कमांड दिया गया है। आपने कुछ नहीं खाया, एसिड निकल गया। अब क्या हुआ, अब ये एसिड आपके पेट में ही घूम रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, गैस वगैरह बनेगी, कच्ची डकारें आएंगी, है ना, ये सारी समस्या आती है। तो ये जो होता है, इस रोग को हम क्या कहते हैं, इस रोग को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और ये जो है ये पोषण संबंधी रोग नहीं है, समझ गए? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, ठीक है, 101% ये पूछा जाएगा। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन। आइए देख लेते हैं, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। इसी घेंगा रोग को हम गॉइटर कहते हैं, इसी घेंगा रोग को हम गलगंड कहते हैं। पता चला गलगंड पूछ लिया, अब कह रहे हैं ये गलगंड क्या होता है, सर ने तो पढ़ाया नहीं था, तो भैया सब कुछ बता दे रहे हैं। इंग्लिश में इसको गॉइटर कहते हैं, नॉर्मली घेंगा कहते हैं, हिंदी में गलगंड कहते हैं, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं और ये आयोडीन की कमी से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए, समझ लीजिए, हमारा जो प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है ना, इस प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। अब आप समझ लो कितना कमेंट आपको करना, जितना कमेंट करोगे उतना प्लेटलेट्स हमारा बढ़ेगा और उतनी अच्छी अच्छी क्लास आपकी टाइम टू टाइम आती रहेंगी। चलिए 7 नंबर देखिए, मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? जो मानव में, जो मनुष्य है, ये आपका सर है, ये खोपड़ी है, ठीक है ना, ये खोपड़ी है। यही पूछ रहे हैं कि इस खोपड़ी में जो कपाल तंत्रिकाएं हैं, इन तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? कपाल माने सर और तंत्रिका माने जो नर्व्स होती हैं, तो सर के अंदर जो नर्व्स होती हैं कितनी होती हैं? 10 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी, 36 या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मानव के मस्तिष्क, मतलब मानव के सिर में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि मैथ रीजनिंग आप उनको करना है, वहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है। आज हमने त्रिभुज काउंटिंग वाले प्रश्न भी रखे हैं, आज हमने डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के प्रश्न भी रखे हैं, तो वहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए तेजी से चलते हैं। स्तनधारियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, थायराइड ग्लैंड से, अग्रभाग से या फिर अधिवृक्क से? आंसर देखें ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्तनधारियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है। फैक्ट वाला प्रश्न है। सीधे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर। क्षय रोग निम्न में से किसके कारण होता है? क्षय रोग जानते हैं, टीबी जिसे हम कहते हैं ना, ट्यूबरोक्लोसिस। तो बताइए क्षय रोग किसकी वजह से होता है? आपने बता दिया ट्यूबरोक्लोसिस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस की वजह से टीबी नामक रोग हो जाता है जिसे हम क्षय रोग कहते हैं। कई बार आपको बता चुके हैं, पीडीएफ में भी हमने रोग वाली पीडीएफ जो आपको दे रखी है ना, वो आपकी पोषण वाली, उसमें आपको हमने बता रखा है। 102 पेज की पोषण की थ्योरी पीडीएफ दे रखी है, उसमें ये सारे रोग वगैरह सब कुछ दिए हैं, विटामिन रोग ये सब कुछ दिए हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिए, इसीलिए तो कह रहे हैं कि 199 वाली पीडीएफ ज़्यादा फायदेमंद होगी क्योंकि कंप्लीट थ्योरी रहेगी, कंप्लीट आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा। देखिए नंबर 10, अमीबीय पेचिस को उत्पन्न करने वाले रोगाणु कौन से होते हैं? जो पेचिस हो जाती है ना, बच्चों में भी होती है, बड़ों में होती है, तो कौन से रोगाणु होते हैं जो पेचिस को उत्पन्न करते हैं? प्लाज्मोडियम विवेक्स, अमीबा प्रोटियस, ब्रैंकोक्टाई या फिर एंटा अमीबा हिस्टोलिका? आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंटा अमीबा हिस्टोलिका की वजह से अमीबीय पेचिस मानवों को हो जाती है। आगे बढ़िए 11 नंबर देखते हैं, जीवाणुओं को गति प्रदान करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? किसकी मदद से जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया गति करते हैं? कौन से अंग होते हैं उनके? फिब्रिया होता है, फ्लैजिला होता है, स्लाइम लेयर होता है, फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्लैजिला नामक जो अंग होते हैं उनकी मदद से जो जीवाणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। परेशान मत होना, ये सब कुछ पहले भी आपको हम प्रैक्टिस सेट में समझा चुके हैं। जो जो प्रश्न आएंगे वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो इसलिए अपन तेज़ी से बढ़ते हुए चल रहे हैं। ब्रह्मास्त्र का मेन फोकस ये है कि आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलें, जिससे कि आप जो सिलेक्शन की खोपड़ी में ये ब्रह्मास्त्र मार करके 660 में से एक सीट अपनी पक्की कर सके, ठीक है। चलिए
निम्न में से कौन से परीक्षण का उपयोग सिफिलिस रोग की पहचान हेतु नहीं किया जाता है? सिफिलिस रोग आपको बता चुके हैं। सिफिलिस क्या है? एक यौन संक्रामक रोग है। अभी ये प्रश्न इससे पहले भी आया था, इनमें से कौन से यौन संक्रामक रोग नहीं है, तो हमने आपको कराया था सिफिलिस आया था उसमें। तो सिफिलिस एक यौन संक्रामक रोग है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिफिलिस की पहचान हेतु नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विडाल परीक्षण, कोहन परीक्षण, वीडीआरएल परीक्षण या फिर वॉसरमैन परीक्षण। आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो विडाल परीक्षण है वो सिफिलिस के परीक्षण में नहीं किया जाता है, बल्कि ये तीनों जो आपके ऑप्शन हैं वो सिफिलिस रोग की पहचान हेतु परीक्षण इनमें से किया जाता है। विडाल का परीक्षण नहीं करते हैं। आगे विडाल टेस्ट भी आएगा। 13 नंबर देखिए, टिटनिस का संचरण कैसे होता है? बता रखा है टिटनिस के बारे में सब कुछ आपको, भैया टिटनिस कैसे फैलता है, चलिए देख लेते हैं। टिटनिस का संचरण, संचरण का अर्थ है फैलना। टिटनिस मानव शरीर में कैसे फैल सकता है? देखिए, संक्रमित वस्तुओं से लगे घाव पर, घाव की वजह से या फिर इंजेक्शन के द्वारा। यह एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक तो नहीं है, ठीक है, या फिर इनहेलेशन से। इनहेलेशन का मतलब है कि कोई आपको सिरप पिला दे, उससे आपको हो जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या? चलिए आंसर लगा लिया होगा आपने। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, संक्रमित वस्तुओं से लगे घाव के द्वारा। कहते हैं ना कि लोहे से लग गया, भैया जल्दी लेकर के जाओ इसको, इसको टिटनिस का इंजेक्शन लगाओ, नहीं तो टिटनिस हो जाएगा, लोहे से लग गया है। तो केवल लोहे से ही नहीं, जितनी भी संक्रमित वस्तुएं होती हैं, अगर उनसे आपको चोट लगती है तो आपको तुरंत टिटनिस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है ना, तो टिटनिस संक्रमित वस्तुओं से लगे घाव पर फैलता है। आगे बढ़िए। नंबर 14, इनमें से कौन सा जुखाम का रोगजनक विषाणु है? यानी अगर आपको जुखाम हो जा रही है तो बताइए कौन सा इनमें से एक विषाणु होगा, कौन सा वायरस होगा जिसकी वजह से आपको जुखाम हुआ है? राइनो वायरस, कोरोना वायरस, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं, फिर अच्छे से समझाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। राइनो वायरस, नॉर्मली जो आपको खांसी जुखाम होता है ना, वो राइनो वायरस की वजह से ही होता है। और कुछ टाइम पहले आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा। जब किसी को कोविड होता था तो सबसे पहले उसको क्या होता था? जुखाम होता था। जुखाम के बाद में बुखार चढ़ता था, फिर कोविड हो जाता था। ठीक है, फिर पता चला कोविड पॉजिटिव आ गए, फिर वो भैया बड़े बड़े मास्क वास्क लगा करके तुम्हारे घर पे आते, तुमको लगता था ये भैया यमदूत ही आ गए ना। ठीक है यमदूत आ गए और लेके चले जाते थे, फिर वो क्वारंटाइन वगैरह करते थे। ठीक है, भगवान करे भाई दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं है, हम तो यही चाहेंगे। ठीक है ना, तो कोरोना वायरस और राइनो वायरस ये दोनों जो है जुखाम के रोगजनक विषाणु होते हैं। नंबर 15 देखिए, एडीज एजिप्टाई किसका वाहक है? जो एडीज एजिप्टाई नामक जो रोगाणु होता है वो किसका वाहक होता है? इनमें से किस रोग का वाहक होता है? बताइए, मलेरिया का, फाइलेरिया का, काला आजार का, डेंगू का। आइए आंसर देखते हैं। आप सबको पता है, कई बार पढ़ाया है, डेंगू बुखार का जो वाहक होता है वो एडीज एजिप्टाई नामक रोगाणु होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। अच्छे से करके आपको चलना है। ठीक है, चलिए 16 नंबर से आपका सामान्य ज्ञान और अर्थ और आपकी तर्क शक्ति शुरू होने वाली है। देखिए, कोशिश हम करते हैं कि 2 बजे से पहले पहले आपकी वीडियो डल जाए। अगर 2 बजे नहीं डलती है तो समझ लेना कि 4 बजे आने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखिए तबीयत खराब है, आप खुद समझते हैं, जिसको टाइफाइड हुआ होगा उसको पता होगा, पूरा शरीर पेन कर रहा है। ठीक है, फिर भी हम पीडीएफ बना रहे हैं। अब टीम का काम क्या है? टीम का काम सिर्फ इतना है कि आपका देखेंगे पेमेंट आ गया, ठीक है, पेमेंट आ गया, उसके बाद में आपको नोट्स सेंड कर देंगे, ये टीम का काम है। लेकिन पीडीएफ बनाना, रिकॉर्डिंग करना, समझाना, ये मेरा काम है। ठीक है ना, तो इतने पेन में होने के बावजूद भी हम आपकी क्लास लेकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका 7 मार्च से पेपर है और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए। आप कहोगे सर एक और रख लो, भैया कहाँ से रख लें? ठीक है, 129 रुपये आप लोग पेमेंट करते हो। ठीक है ना, उसमें ही पूछते हैं सर 129 की जगह 120 कर दें तो, सर 112 कर दें तो। अरे भैया क्या बताएं तुमको, इतने में उन लोगों की पेमेंट भी नहीं हो पाती जो टीम वाले वहाँ पर बैठे हैं नोट्स भेज रहे हैं आपको। ठीक है ना, चलिए अपना तो काम चलता ही रहता है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट पैकेट सिस्टम, हाइपर टेक्स्ट टैरिफ प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। कई बार पूछा गया और इस बार आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। स्टार मार्क कर लीजिए, HTTP का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। और जिन लोगों को नोट्स दिए जा चुके हैं, आपसे एक करबद्ध निवेदन है भैया, उसको डाउनलोड कर लिया करिए। आप लोग डाउनलोड नहीं करते हो, फिर आपका व्हाट्सएप मान लीजिए डिलीट हो गया, रीसेट हो गया, कुछ भी हो गया, फिर आप कहते हो दोबारा रीसेंड कर दो। तो टीम वहाँ पर सबको नोट्स भेजती रहती है, उन लोगों को जिन लोगों ने पेमेंट किया है। उसी बीच में आप मैसेज कर रहे हो सर दोबारा रीसेंड कर दो, तो फिर वो लोग भी कहते हैं सर क्या कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है ना, तो फिर वो रीसेंड नहीं करते हैं, फिर आपको समस्या होती है। ठीक है, अब हम चार्ज लगा देंगे, हाफ पैसा लेंगे जिन लोगों ने डिलीट कर दिया या फिर जिन लोगों ने मतलब कि डाउनलोड नहीं किया। आपकी गलती होती है और झेलते वो लोग हैं। ठीक है, तो जिनको भी नोट्स मिल रहे हैं तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलिए 17 नंबर देखिए,
17 नंबर है, एमएस वर्ड 2016 में बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक जैसे विकल्प किस मेनू या फिर टैब के अंतर्गत आते हैं? आप लोगों ने अगर कंप्यूटर चलाया होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो कंप्यूटर की नोट्स हमने दे रखी है, 128 में भी दी है, 199 में भी दी है, कंप्यूटर की, मैथ की, रीजनिंग की, सबकी दो दो तीन तीन नोट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। बताइए, तो एमएस वर्ड 2016 में ये विकल्प जो हैं वो किस मेनू और टैब के अंतर्गत आते हैं? डिज़ाइन के अंतर्गत, इंसर्ट के अंतर्गत, होम या फिर रिव्यू, कौन से टैब में आते हैं? चलिए आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी है, होम टैब के अंतर्गत आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक के। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। आगे बढ़िए, 18 नंबर देखिए। देखिए, राजू अपने कंप्यूटर के एक हिस्से के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है, वह किस पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है? घुमा करके पूछ लिया, ठीक है, दिमाग घुमा दिया आपका, ये लो, ये क्या कर दिया सर, क्या क्वेश्चन पूछ दिया है? पूछा है, देखो घुमाया है बस, पूछा आपसे ये है कि भाई ये जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग है ना, वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हो रहा था, ये आपसे पूछा है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों से प्रश्न पूछा है, लेकिन घुमाया बस इतना है कि राजू है वो अपने कंप्यूटर के एक हिस्से के रूप में ट्रांजिस्टर यूज कर रहा है। बताइए कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है राजू का? तीसरी का, दूसरी का, चौथी का, पांचवी का? आइए आंसर देखते हैं, फिर समझाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर यूज कर रहा है राजू, जिसमें उसने ट्रांजिस्टर लगा रखा है। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पर चलते थे, आपको सबको पता होगा, ठीक है ना, जिन लोगों ने पीडीएफ ली उनको पता होगा, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। बाद में, उसके बाद में दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए तो उसमें क्या लगने लगा? ट्रांजिस्टर लगने लगा, फिर आईसी चिप, फिर वीएलएलसी, ये सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, आप लोग देख लेना। अभी इतना बताने का टाइम है नहीं, ठीक है, क्योंकि अपन तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो भी अपना क्या मैराथन कर रहे हैं। चलिए देखिए, कौन सा हार्मोन आमाशय की कोशिकाओं को गैस्ट्रिक रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? कौन सा ऐसा हार्मोन्स होता है जो उसी आमाशय की बात कर रहे हैं जो अभी बनाया था, इसमें से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसको प्रेरित करने का कार्य करता है, वही उसको बताता है भैया खाना आ गया है, तुम लोग निकलो और खाने को पचाओ। कौन सा ऐसा हार्मोन है? रेनिन हार्मोन है, सिक्रेटिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप खुद ही लगा लेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन होता है जो आमाशय को बताता है भाई अब यहाँ पर भोजन आ चुका है, अब भोजन को पचाने की आवश्यकता है, आप लोग यहाँ से अम्ल निकालिए, तो फिर वहाँ से अम्ल निकलता है और इसी अम्ल का नाम आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जिन लोगों ने हमसे पहले पढ़ रखा होगा या फिर जिन्हें नोट्स ले रखी होगी वो तुरंत कमेंट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पित्ताशय में मौजूद पथरी किसके पाचन को प्रभावित करती है? आपको पता है गॉल ब्लैडर में क्या होता है, पथरी बन जाती है, ठीक है ना, पित्ताशय की पथरी जिसको हम करते हैं कहते हैं, तो वो किसके पाचन को प्रभावित करती है? कौन सी चीज़ नहीं पचेगी अगर पित्ताशय में पथरी हो गई है? तो बताइए, कार्बोहाइड्रेट नहीं पचेगा, प्रोटीन नहीं पचेगा, वसा नहीं पचेगा, या फिर न्यूक्लिक एसिड नहीं पचेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वसा के पाचन में पित्ताशय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पित्ताशय से पित्तरस निकलता है जो वसा के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब भैया क्या हुआ, पित्ताशय में हो गई पथरी, ठीक है, पित्ताशय में हो गई पथरी, अब यहाँ से जूस तो निकल रहा है लेकिन वो पथरी की वजह से रुक जा रहा है, और आपने खूब वसा वाली चीज़ें खा ली हैं, फैट खूब खा लिया है, अब ये पचेगा नहीं, नहीं पचेगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद वो लीवर पे जा करके वो जम जाएगा और फिर उसको कहते हैं फैटी लीवर। अभी हमारे एक मित्र को हो गया है, नाम नहीं लेंगे, एक मित्र को फैटी लीवर हो गया, बहुत परेशान है वो बेचारे। हाँ, तो ये फैटी लीवर क्यों हो जाता है? क्योंकि पित्ताशय में पथरी होती है, पथरी की वजह से पित्तरस नहीं निकल पाता है, जिससे कि वो जो फैट निकला है वो जा करके लीवर पे जम जाता है, उसको फिर हम फैटी लीवर कहते हैं। आ गया समझ में? चलिए, यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग शुरू हो रहा है। आज नॉन वर्बल के अच्छे खासे प्रश्न मिलेंगे क्योंकि नॉन वर्बल के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस अपना आंख और कान खोल करके सुनना। इसमें ये है कि जैसे ये वाला चित्र है ना, इसका सेम टू सेम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो चित्र बना है इसका यहाँ पर पूरा करने के लिए कौन सी आकृति आएगी, ये बता दीजिए कौन सी आकृति इस पूरे चित्र को पूरा करेगी। अब अपन देखते हैं सबसे पहले इस पर, अब इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना, अब हमको मतलब किससे है, क्योंकि हमें इसका मैप चाहिए, इसका चित्र चाहिए यहाँ पर, तो इसी को ध्यान से देखिए। चार ऑप्शन मैंने देखा, चार ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन देखो, इसमें क्या कहे, इसमें देखिए एक ऐसी आकृति बनी है, ठीक है। अब ऐसी आकृति जिसमें नहीं होगी ऑप्शन में उसको काट देंगे, पहले वाले में है ही नहीं, पहले वाले में तो ये आकृति कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है सर। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे वाले में ये सर आकृति दिख रही है कुछ कुछ, ठीक है, ओके, तो ये दूसरा में भी हो सकता है। तीसरा देखिए, तीसरे में ये आकृति तो है सर, लेकिन इसमें एक डंडा और लगा रखा है, ऐसा डंडा, सर ऐसा डंडा यहाँ तो कहीं लगा नहीं हुआ है, तो ये आपका तीसरा भी अपने आप खत्म हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथे में आकृति बनी नहीं रही, चौथे में तो क्रॉस बना रखा है सर, तो ये चौथा भी अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझा देते हैं, परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है।
सबसे पहले हम इस वाले चित्र को देखेंगे क्योंकि इसी का हमको मिरर इमेज चाहिए, ठीक है। तो ये चित्र जैसा है इसी का उल्टा इसके सामने बनेगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, पहले इसमें एक पकड़ लीजिए, क्या है कि सर ये इस तरह की आकृति बनी हुई है, इसी का उल्टा यहाँ पर इसके नीचे बनेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह की आकृति किस किस में बनी हुई है, जिसमें इस तरह की आकृति नहीं बनी होगी सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। यहाँ पर देखा हमने तो इस तरह की आकृति नहीं मिल रही है, ऑप्शन ए खत्म हो गया। ऑप्शन बी में सर मिल रही है और उल्टी भी है, ठीक है। ऑप्शन सी में भी तो सर मिल रही है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या कर रखा है इन्होंने, एक लाइन और खींच रखी है। सर यहाँ पर कहीं तो लाइन दिखाई नहीं दे रही है, तो ये आपका ऑप्शन सी भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन डी में केवल क्रॉस बना रखा है, तो ऑप्शन डी भी खत्म हो जाएगा। यानी केवल केवल ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बचेगा, ठीक है। तो एक चीज़ को पकड़ लीजिए, ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, एक चीज़ को पकड़ लेना है, उसी से चारों ऑप्शन को मैच कर लीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये आ गया भैया पका ट्राइंगल वाला प्रश्न, आपसे इसमें पूछ रहा है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ज़्यादा खतरनाक नहीं आएंगे। बाकी जिस लेवल तक ये ट्राइंगल को लेकर के जाएंगे वो सारे लेवल आपके ब्रह्मास्त्र में करा दिए जाएंगे। 14 ब्रह्मास्त्र में अच्छे खासे लेवल तक हम करा देंगे। इसमें कह रहा है कि बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इसकी ट्रिक आप सबको पता होगी। जितने आपको यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उसमें नंबरिंग कर दो पहले, 1 2 3 4, 4 नंबरिंग हमने कर दी। अब कुछ नहीं करना, इसी नंबर को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, और होता तो और जोड़ देते। बस अब इसको जोड़ो, कितना है, 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, टोटल 10 निकल के आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। कुल मिलाकर के इसमें 10 त्रिभुज हैं, ठीक है। फिर से समझा दें, कुछ नहीं करना है। ऐसे में कितनी भी लगा रखें, एक और बना दें वो, ठीक है, 2 बना दें, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं लेना है। जहाँ जहाँ जितने बॉक्स दिख रहे हैं बस नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, और इन सबको जोड़ दो, आपस में प्लस का चिन्ह लगा दो बीच में। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, कुल मिलाकर के 10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या क्या रखा है, 361। ये तो कल वाला प्रश्न ही आ गया यार, ये कल वाला ही आ गया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसको कल सॉल्व करा रखा था हमने, है ना, मिसप्रिंट हो गया। फिर से बता देते हैं, चलिए जिन लोगों ने कल का नहीं देखा होगा वो लोग कर लेंगे, बाकी आपको 1 नंबर बोनस का मिल गया, ठीक है, जो लोग जोड़ रहे होंगे। 361, 361 किसका स्क्वायर होता है सर, 19 का होता है। 19 के बाद में इन्होंने क्या लिखा, 20 लिख दिया, यानी कि 1 का वर्ग किया है और 1 का वर्गमूल लिया है, उसके बाद वाले अंक को लिख दिया है। तो यहाँ पर 289 किसका होता है सर, 17 का होता है। तो 17 के बाद में क्या आएगा, 18 आएगा, यानी कि 18 आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न कल हमने समझा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखिए। कौन सा एक इनमें से अलग है, यह आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा अलग है। 343, 512, 729, 100, बताइए कौन सा अलग है। अब जिसको सबसे पहले हमने आपको बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल चेक करना रहता है। चलिए देखते हैं, 343 क्या होता है, 343 सर 7 का घन होता है। हाँ सर 7 का घन तो होता है, 343 याद आ गया, ठीक है। 512, 512 तो सर 8 का घन होता है, 8 और 64, 64 अट्ठे 512, ये भी सही है। 729, 729 तो सर 9 का घन होता है, 9 9 में 81, 81 9 में 729। उसके बाद में 100, अरे सर 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, ये घन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही आपका अलग हो जाएगा कि ऊपर की 3 संख्याएं घन दी गई हैं, लास्ट की जो चौथी संख्या है वो वर्ग दी गई है, और हमसे पूछा था कि कौन सा अलग होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। ये 10 का वर्ग है, ना कि घन, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, अब इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर पर सीधे चलते हैं, क्योंकि अपन को 60 प्रश्न करने हैं। चलिए, पहला अंक जैसे दूसरे से संबंधित है वैसे ही तीसरा अंक चौथे से संबंधित होगा। अब बताइए पहला दूसरे से कैसे संबंधित है। चलिए देखते हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, 16 के बाद में 80 दे रखा है, और आपसे पूछा कि 25 के बाद में क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए इस, चलिए आंसर दिख गया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब कैसे होगा वो आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग सॉल्व करके बताना, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 16 किसका स्क्वायर होता है, बताइए। 16 सर 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी ये तो आ गया कि पहली संख्या जो है किसी न किसी का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है तो ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रहे हैं, इसके बाद में 80 कैसे आएगा बताइए। तो इसमें क्या होगा कि पहले 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग सर 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 का घन करो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 64 हो गया। और फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो 6 और 4 10, 6 1 7 1 8, यानी कि इन्होंने क्या किया है, 4 का वर्ग पहले यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद में जिसका वर्ग लिखा है ना उसी का घन और वर्ग दोनों को जोड़ दिया है। जैसे 4 का वर्ग होता है 16, तो पहले इन्होंने 16 लिखा, फिर 4 का घन होता है 64, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया है तो 80 आ गया है। अब यही आपको 25 के साथ में करना है। 25 किसका वर्ग होता है सर, 5 का होता है, यानी कि पहले 25 का वर्ग लिखिए,
मतलब 5 का वर्ग लिखिए 25, फिर 5 का घन लिखिए। 5 का घन कितना होता है 125, 5 25, 25 पंचे 125, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 2 2 4 1 5 और ये 1, यानी कि 150 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझा देते, देखो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, 4 का वर्ग का संबंध 4 के वर्ग और 4 के घन से है। यानी ये जो है ना, तो पहले इन्होंने 4 के वर्ग को लिख दिया जो कि होता है 16, फिर इसके साथ में इन्होंने 80 को लिखा। 80 कैसे आया, 4 का वर्ग 16 कर दो और 4 का घन कर दो जो कि 64 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ करके लिख दो तो 80 हो जाएगा। तो यही हम भी करेंगे। इन्होंने क्या किया, 5 का वर्ग करके लिख दिया 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग लिखेंगे 25 और 5 का घन कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 5 का घन 125 होता है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये 150 बन जाएगा और यही हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपका मैथ शुरू हो जाएगा और ये अनुपात समानुपात वाले प्रश्न आपके एग्जाम में 101% आने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा से कठिन होते हैं लेकिन आपको समझना है, सीखना है, क्योंकि आप सक्सेस जंक्शन के साथ में हैं तो ट्रिक भी आपको मिलने वाली है। और जिन लोगों ने ट्रिक वाली पीडीएफ ले रखी होगी, जिनने मैथ की पीडीएफ ली है, उसमें आपको ट्रिक वाली अलग से पीडीएफ दी गई है, ठीक है ना। 199 के साथ में आपको मैथ की ट्रिक वाली पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। उसमें ट्रिक ही पूरे आपको ट्रिक दे रखी है, हर टॉपिक की ट्रिक दे रखी है, केवल ट्रिक ही ट्रिक है उसमें। चलिए देखिए, अब इस प्रश्न को अपन सॉल्व करते हैं। इन्होंने क्या कह रखा है, P अनुपात Q बराबर 9:1। अब यहाँ पर हमने जगह नहीं छोड़ी है, जगह छोड़नी चाहिए थी। चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। तो P अनुपात Q बराबर 9:1, ऐसे करो, ऊपर लिखो यहाँ पर P अनुपात Q बराबर 9:1, ठीक है सर। फिर कह रहे हैं Q अनुपात R बराबर 1:8, यहाँ पर R लिख दो, PQR यहाँ पर S लिख दो, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं Q अनुपात R बराबर 1:8, तो Q यहाँ पर है तो यहाँ लिखेंगे Q अनुपात, अनुपात लगा दो, लो लगा दिया। Q अनुपात R 1:8 है तो 8 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ ऐसे लगाते चलेंगे, बिंदी बिंदी, ठीक है। अब कह रहे हैं R अनुपात S बराबर 1:10, तो R कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। ये लिख दिया, बस। अब सबको ऐसे कर देना है। अब देखिए जहाँ जहाँ पर बिंदी है ना, उसके बगल में जो चीज़ें छूट रही हैं वही वही भरना है। जैसे यहाँ पर बिंदी है, यहाँ पर 1 है, तो अब इन दोनों जगह पर खाली जगह पर 1 1 लिख दो। ये लिख दिया 1, ये लिख दिया 1। इसके इधर एक खाली जगह है तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिख दो, 1 लिख दिया। इसके इधर खाली जगह है तो इसके बगल में क्या लिखेंगे, इसका पड़ोसी ही आएगा, ठीक है ना। जैसे ये है ना, तो ये अपने पड़ोसी को अपने जैसा ही जानना चाहता है, ये कह रहा है मतलब। तो 8 के बगल में 8 को लिख देंगे। यहाँ क्या है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर इसके पड़ोसी 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। बस अब सबको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर आएगा PQRS, यहाँ लिख देते PQRS, ठीक है, अनुपात। देखो 9 × 9, 9 × 9, यानी कि यहाँ पर P के नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे का यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 1 का गुणा करो, 1 1 1, 1 1 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, 8 1 8, ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। और एस के बारे में क्या कह रहा है, 8 धाम 80, 80 गुणा 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 80। अब आपसे पूछा क्या है, P R और S का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा P, ये रहा R, ये रहा S, यानी कि 9:8:80, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आया समझ में? नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझाएंगे, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। अब एक बात समझो, यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं ना PQRS से, ये अपने आस पड़ोस अपने जैसे हमशक्ल को ही देखना चाहते हैं, ये समझ लो। थोड़े से कठिन प्रश्न है तो अपन करेंगे, ठीक है। देखो अब अपन क्या करेंगे, लिख देंगे PQRS, लिख दिया हमने, दो सबके बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दिया। इन्होंने कहा है कि P अनुपात Q का अनुपात 9:1 है सर, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा और Q के नीचे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर बिंदी छोड़ दी सबके सामने, ओके। फिर कह रहे हैं Q अनुपात 8 सर, Q अनुपात जो R है वो 1:8 है, तो Q के नीचे 1 लिखेंगे और R के नीचे 8 लिखेंगे, ठीक है। ये लिख दिया 8 हमने, और बाकी जो है बिंदी बिंदी लगा करके छोड़ देंगे। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं R अनुपात S का अनुपात सर 1:8 है, यानी R के नीचे 1 लिखो और S के नीचे 8 लिख दो, ठीक है। बाकी जहाँ पर भी नहीं आया है वहाँ पर बिंदी लगा के छोड़ दो। अब ये खाली जगह जो है ना, खाली जगह में क्या भरेंगे, जिसके बगल में जो जगह होगी वो अपना हमशक्ल अपनी खाली जगह पर पाना चाहता है, ठीक है। यानी हमारा हमशक्ल ही हमारे बगल में आना चाहिए। तो 1 के बगल में 2 जगह खाली है तो इसका हमशक्ल कौन होगा, 1 होगा, तो हमने 1 लिख दिया और यहाँ पर 1 लिख दिया। 8 के बगल में खाली जगह है, इसका 8 का हमशक्ल कौन होगा, 8 होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। यहाँ पर ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, ठीक है। इसके बगल में क्या इसका हमशक्ल आएगा, जो कि 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब इसके बगल में ये 1 है तो इसका हमशक्ल 1 आ जाएगा, इसका हमशक्ल 1 आ जाएगा, बस अब बन गया अपना काम। अब कर लो इसका गुणा, 9 1 का 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, अनुपात के नीचे अनुपात,
एक एकन एक, यहाँ पर एक आ जाएगा, अनुपात के नीचे अनुपात है। 8 एकन 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, अनुपात के नीचे अनुपात है। 8 दहम 80, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, अनुपात के नीचे अनुपात है। तो अपना कुल निकल के आ गया PQRS 9 1 8 80। अपन से पूछा PRS का मान बताइए, तो P के नीचे कौन है, 9 है, तो हमने लिखा 9। उसके बाद में R पूछा है, इन्होंने क्यों नहीं पूछा, R पूछा है, तो R के नीचे 8 है, तो हमने लिखा 8। उसके बाद में S के नीचे 80 है, तो हमने लिखा 80। 9 8 80 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। आ गया समझ में? अब तो आ गया होगा ना दीदी अब तो आ जाना चाहिए, इतने सिंपली कौन समझाएगा, ठीक है। चलिए आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। 5 सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो 5 सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी? वे संख्याएं जो शुरुआत से हैं वही सबसे छोटी प्राकृत संख्या होंगी और उनका वर्ग करना है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी सर। इन्हीं का वर्ग करके और इन्हीं का औसत निकालना है। औसत के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उतने का डिवाइड दे देते हैं। तो चलिए पहले वर्ग निकाल लेते हैं। 1 का वर्ग 1 होगा सर, 2 का वर्ग 4 होगा सर, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। यानी ये वो संख्याएं हो गई जो कि शुरुआत की हैं, सबसे छोटी हैं और प्राकृत संख्याएं हैं। इनका वर्ग कर लिया हमने। अब जब आप इन सबको जोड़ोगे, जब ऐड करोगे तो निकल करके आएगा 55। आप जोड़ करके देख लेना, ठीक है। इसमें डिवाइड किसका देते हैं? जितने आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो एवरेज का सूत्र होता है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं सर। 5 का डिवाइड दिया तो औसत क्या निकल के आया? 11 पंचे 55। 11 आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए निकल करके आ जाएगा, ठीक है। हर लेवल के प्रश्न रखे हैं, मीडियम, कठिन, एकदम सरल, और ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा। समस्या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा। ये सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। अरे जगह छोड़ी थी खाली। चलिए 28 नंबर। हाँ भाई, यहाँ से आपकी डीआई शुरू हो रही है। इस पर क्या है, 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इसको आपको अच्छे से शांति से सुनना है, समझना है। चलिए, ये डीआई क्या है? इन्होंने क्या किया, एक कंपनी है, एक कंपनी का खर्चा बताया है कि एक कंपनी के प्रोडक्शन पर 50% खर्चा होता है, आईटी डिपार्टमेंट पर 20%, एचआर पर 10%, मार्केटिंग पर 15%, अकाउंट पर 5%। ये खर्चा इन्होंने बता रखा है। अब इसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, शांति से समझना है, समझिएगा। आपको अच्छे से समझाएंगे, गारंटी मेरी है, समझ में आपके 101% आएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, यदि कंपनी की प्रतिदिन की आय 10,000 रुपये है तो आईटी विभाग में कितना खर्चा किया? इन्होंने ये कहा है ये इनकी प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन की आय कुल मिला करके 10,000 रुपये अगर हम माने, तो बताइए आईटी डिपार्टमेंट पर उन्होंने कितना खर्चा किया है? आईटी डिपार्टमेंट पर 20% खर्चा किया है। आय है 10,000, तो 20% 10,000 का निकाल लो, ही अपना आंसर हो जाएगा। तो 10,000 का 20% अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इस 10,000 में 20/100 का भाग देंगे। काटा पीटी करिए, 1 से 1 जीरो, 1 से 1 जीरो। अब इस, ये कहा 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब इस 2 का गुणा जब 1000 में करेंगे तो 2000 अपने आंसर निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 10,000 का 20% 2000 होता है। आगे समझ में, 20% को अपन 1/5 भी कहते हैं। अगर आपको बटे वाली संख्या याद हो, जो कि हमने लिस्ट दे रखी है, अगर याद होंगी तो आप सीधे 1/5 निकाल सकते हैं कि 10,000 का 1/5 निकाल दो, यही 20% होगा। 5 से काटा 2000, 2000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दे रखा है 10,000 का 20% 2000 होता है। यदि कंपनी की इनकम 10,000 रुपये है, ठीक है, तो मार्केटिंग विभाग और एचआर विभाग के खर्चे में कितने प्रतिशत का अंतर है? अब देखो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अरे भैया 10,000 निकालो, फिर उसका अंतर निकालो दोनों का। इसमें क्या कह रहा है भैया, प्रतिशत में पूछ रहा है। जब प्रतिशत में पूछे तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। आंसर भी आपका प्रतिशत में दिया गया है, क्वेश्चन भी आपका प्रतिशत में दिया गया है। तो ये चीज़ तो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखी है। सीधे परसेंटेज में आंसर निकालो ना। क्या कह रहा है कि अगर इनकम इतनी हो तो इनकम भूल जाओ, क्योंकि परसेंटेज में दिया गया है। तो मार्केटिंग विभाग और एचआर विभाग के खर्चे में कितने प्रतिशत का अंतर है? तो बस यहीं पर देख लो, मार्केटिंग विभाग कहाँ पर है। मार्केटिंग विभाग सर 15% है, ठीक है। उसके बाद में एचआर विभाग सर 10% है, और दोनों का अंतर निकालना है 5%, और परसेंट में ही अपना आंसर दिया गया होगा, तो 5% अपना आंसर निकल करके आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5% पूछा गया है, परसेंट में पूछा गया है, तो अपना 5 सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इतनी चीज़ें तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए, आपका टाइम खराब करने के लिए दिया है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन परसेंटेज में हो, आंसर परसेंटेज में हो, तो कैलकुलेशन नहीं करना रहेगा। ये भी आपको दिमाग लगा करके चलना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। यदि प्रोडक्शन पर खर्चा 5,000 रुपये है, ठीक है, तो मार्केटिंग के खर्चे का 3 गुना कितना होगा? घुमा दिया भैया, कठिन कर दिया प्रश्न। कह रहे हैं कि प्रोडक्शन पर खर्चा 5,000 रुपये है। प्रोडक्शन कितना था? 50% था। ऊपर देखना भी बताए, दिखाएंगे। 50% की वैल्यू इन्होंने 5,000 रुपये दे रखी है,
ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% के लिए क्या करते हैं, ये 50 नीचे आ जाएगा, 50 का इसमें डिवाइड लग जाएगा। जब 50 का डिवाइड दिया तो 1% की वैल्यू 100 निकल करके आ गई, यानी 1% की वैल्यू सर 100 रुपये निकल करके आ गई। क्या पूछा है आपसे, मार्केटिंग के खर्चे का 3 गुना। तो चलिए देखते हैं मार्केटिंग पर खर्चा हो कितना रहा है। मार्केटिंग पर सर खर्चा यहाँ पर हो रहा है 15%, ठीक है, 15%। 15% का 3 गुना कितना होता है सर, 15 का 3 गुना 45 होता है, ठीक है, 45 निकल के आ गया। लेकिन अपन ने अभी निकाला था एक की वैल्यू कितनी निकाली थी, 100, तो 45 की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 45 गुणा 100 बराबर 4500 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, फिर से समझाते हैं। इन्होंने कहा था प्रोडक्शन की वैल्यू यानी 50% की वैल्यू 5000 रुपये है, तो हमने क्या किया, 1% की वैल्यू निकाली, तो इस 50 का डिवाइड इसमें दिया तो 1% की वैल्यू निकल करके आ गई 100 रुपये। हमसे कहा था कि मार्केटिंग का 3 गुना हमें चाहिए। मार्केटिंग कितनी है 15, और 15 का 3 गुना 45 होता है, तो बस 45 का इसमें गुणा किया, 4500 रुपये हमारा आंसर निकल करके आ गया। यानी कि चलिए ऑप्शन देखते हैं, 30 का ऑप्शन क्या है, 30 का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4500 रुपये। आ गया समझ में, मैथ आ रहा है ना आपके समझ में। अगर डीआई आ गई ना तो जलबे हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। डीआई तो हम कम से कम 14 में से मान के चलिए 7-8 डीआई करवा देंगे आपकी, ठीक है, और डीआई की अलग से वीडियो ला देंगे, तो मैथ भी आपका अच्छे से चलता रहेगा। चलिए भाई, शुरू हो रहा है आपका मैनेजरियल स्किल, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा तेज़ी बढ़ाएंगे। अपने कर्तव्यों के बारे में एक अच्छे नेता को अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए। जैसे ही नेता वाला प्रश्न आए, आप अपने आप को तुरंत नेता मान लेंगे, ठीक है ना। अब कुछ भी मान लो, कल ही बताया था, राष्ट्रपति मान लो अपने आप को, ठीक है। अब देखिए, अब आप नेता हैं तो आपको अपने कर्तव्य निभाने हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से आप क्या करेंगे, समूह को प्रेरित करेंगे, समूह को कष्ट पहुंचाएंगे, नेता कभी कष्ट नहीं पहुंचाता, ठीक है। उसके बाद में तानाशाही करेंगे, नहीं भैया अपनी थोड़ी चलाएंगे। अगर आप अच्छे नेता हैं तो, बाकी जो नेता होते हैं, नेता कुछ नहीं देता, जानते ही हैं आप, ठीक है। अपनी ख्याति को बढ़ावा देंगे, ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप एक अच्छे नेता हैं तो समूह को प्रेरित करेंगे अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। केवल एक और एक पॉजिटिव आपका आंसर था, वो था ऑप्शन नंबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। आंसर दिख गया, वो तो आपकी ईमानदारी है, ठीक है, आप आंसर देख करके लगाते हैं, आपको आ रहा था, अपने आप पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संचार की विशेषता होती है। औपचारिक संचार क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, आपको अच्छे से समझा रखा है, फिर से समझा देंगे। अब हम आए हैं, क्वेश्चन भी आया है तो समझा देंगे। चलिए देख लेते हैं पहले आंसर। अनौपचारिक संचार की विशेषता क्या है, लिखित संचार पर निर्भरता, सहजता और लचीलापन, पदानुक्रम का सख्त पालन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सहजता और लचीलापन। आपको बताया था ना, औपचारिक का मतलब है कि जहाँ पर आप नियमों से बंधे हैं, फॉर्मेलिटीज़ कहते हैं, नहीं भैया फॉर्मेलिटी मत दिखाओ। क्यों, जहाँ पर भी आप नियमों से बंधे हुए हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर आपको औपचारिक संस्था होगी, औपचारिक संचार होगा, जहाँ पर आपको नियमों के अकॉर्डिंग ही काम करना है। जहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई कायदे कानून नहीं है, वो अनौपचारिक होगा। जैसे अपने दोस्त लोग, उनको कुछ भी बुला सकते हो, ओए ओए उल्लू, ओए कुछ भी बोल सकते हो ना, वहाँ पर कोई नियम कायदे कानून नहीं है। तो अनौपचारिक संचार और औपचारिक संचार में अंतर समझ गए। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। लिखित संचार पर निर्भरता, अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो समझिए कि वो आपका अनौपचारिक के अंतर्गत आएगी, मतलब कि ये आपकी औपचारिक के अंतर्गत आएगी, ठीक है। चलिए, पदानुक्रम का सख्त पालन, किसी भी चीज़ का सख्त पालन कर रहे हैं क्योंकि कायदे कानून बने हैं, तो आपकी किस में आएगी, औपचारिक में आएगी। सहजता और लचीलापन, लचीलापन का मतलब है कि आप थोड़ा सा कहीं पर थोड़ा सा नरम भी पड़ सकते हैं। कोई मान लीजिए अब आपका दोस्त आया है, ठीक है, किसी की लड़ाई हो गई तो आपको नरमता से बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लचीलापन कर सकते हैं, सहजता कर सकते हैं, अपने अनुसार चीज़ों को बदल सकते हैं। कोई नियम कायदे कानून नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ आप लिखेंगे, जैसे भारत का संविधान लिखित है, तो अगर उसमें लिखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, वो नियम कायदा कानून है, ठीक है। तो ये आपका औपचारिक में आएगा, ये भी आपका औपचारिक में, ये आपका अनौपचारिक में आ जाएगा। अब 2 मिनट का विश्राम लेते हैं। आपका विश्राम नहीं रहेगा, हम वीडियो को पॉज कर देंगे और 2 मिनट सांस ले लेंगे, ठीक है ना, दर्द होने लगता है भैया, 1 मिनट। चलिए, अब अपना क्वेश्चन नंबर 33 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस प्रकार के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता निर्णय लेने से बचता है और टीम के सदस्यों को उत्तरदायित्व सौंपता है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा नेतृत्व है, चलिए समझा देते हैं, आंसर देखते हैं, फिर आपको प्यार से समझाएंगे क्या बात है इसमें, क्या कह रहा है। सहज नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व, या फिर निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश में तो खुद ही बोलता भैया मैं ही हूँ जो हूँ, तो निरंकुश तो अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अहस्तक्षेपी नेतृत्व। इसमें क्या हो रहा है, अब आप मान लीजिए क्रिकेट टीम है, ठीक है, क्रिकेट टीम में अभी रोहित शर्मा कप्तान है, ठीक है ना, रोहित शर्मा कप्तान है, ठीक है। उप कप्तान कौन है, शुभमन गिल हैं उप कप्तान। अब क्या हुआ, रोहित शर्मा मान लीजिए किसी कारणवश बाहर चले गए, अब शुभमन गिल पर कप्तानी आ गई, साथ में विराट कोहली भी हैं।
अब शुभमन गिल ने कभी कप्तानी की नहीं है, ठीक है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो वो क्या करेगा, विराट कोहली से कहेगा भाई साहब तुम संभाल लो, तुम सीनियर क्रिकेटर हो, तुम संभाल लो, हमसे नहीं संभल रही। तो वो क्या करेगा, नेतृत्वकर्ता निर्णय लेने से बचता है और टीम के सदस्यों को उत्तरदायी सौंप देता है। विराट कोहली को बोल दिया भैया संभाल लो यार, जब तक रोहित नहीं आ रहे तुम संभाल लो। तो ऐसे में क्या हुआ, इस तरह के नेतृत्व को हम क्या कहेंगे, इस तरह के नेतृत्व को अहस्तक्षेपी नेतृत्व कहेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। जब नेतृत्वकर्ता अपनी सारी जिम्मेदारी अपने सहयोगियों को दे देता है, यानी टीम मेंबर्स को दे देता है, तो हम उसको अहस्तक्षेपी नेतृत्व कहते हैं। ड्राइंग पर मत जाना भैया, ठीक है, ऐसी बनती है ड्राइंग अपनी तो। चलिए 34 नंबर 34, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को पहचाना। कौन सी पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी पर जोर दिया गया था, चौथी पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय, सातवीं या फिर पहली। आइए आंसर देखते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये और बताना है, आज का दूसरे नंबर का प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, किस पर जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी को पहचाना गया था, मानव पूंजी पर महत्व दिया गया था कि अब आप लोगों को बचत भी करनी है, ठीक है ना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। आगे बढ़िए 35 नंबर 35, देखिए। वैसे पंचवर्षीय योजना की टॉप 100 पीडीएफ बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य सही हो जाए, थोड़ा सा सही हो जाए बस। वह साधन जिसके माध्यम से प्रबंधन अपने अधीनस्थों का निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय करता है, इसे क्या करते हैं, देखिए क्या पूछ रहा है इसमें। ऐसा साधन जिसके माध्यम से जो प्रबंधक है ना, जो प्रबंधक है वो अपने अधीनस्थों, यानी ये मान लीजिए टॉप लेयर पर प्रबंधक बैठा हुआ है, ठीक है ना, अपने अधीनस्थों से काम करवाना है, तो कौन सा ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वो काम करवा सकता है। उद्देश्य, कार्य विभाजन, संगठन या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संगठन। संगठन से तात्पर्य है कि अगर वो ऊपर बैठा हुआ है ना, तो उसने मान लीजिए किसी को, मान लीजिए विराट कोहली ने कहा, वो रोहित शर्मा ने कहा विराट कोहली से कि चलो तुम यहाँ पर लग जाओ फील्डिंग करने। अगर वो मना करेगा तो जो बाकी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो उसको फोर्स करेंगे, ए भैया वो कप्तान है, वो कह रहा है तो तुमको लगना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो संगठन के माध्यम से अपने अधीनस्थों पर निर्देशन, नियंत्रण करता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो संगठन एक ऐसा पावरफुल उसके पास में जरिया होता है जिसके माध्यम से वो अपने सभी जो अधीनस्थ होते हैं, जो उसके नीचे क्रिकेटर होते हैं, उन सबको नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 36 नंबर देखिए। इनमें से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है। चार ऑप्शन है, संगठन इनमें से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं होगा। जिम्मेदारी ये तो होगा ही होगा, आदेश की समानता ये भी होगा, विशेषज्ञता भी होगा, लेकिन कठोरता नहीं होती है। कठोरता से आप किसी भी संगठन में पालन नहीं करवा सकते हैं। कठोरता का मतलब है निरंकुशता, ये नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट ही आपका आंसर होगा। एक और ट्रिक बता दें, अगर आपके उसमें नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है, अगर नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव ही आपका आंसर होगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है, कठोरता एक नेगेटिव ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका संगठन है तो आप कठोरता से ज़्यादा दिन काम नहीं करवा सकते हैं, आपके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर देखिए। संगठनात्मक लक्षण को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने एवं अधीनस्थों को वांछित तरीके से ये वांछित होगा, ठीक है, वांछित तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी अपने मन मुताबिक अगर अपने अधीनस्थों से काम कराना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संचार कहेंगे, प्रेरणा कहेंगे, नेतृत्व या फिर प्रतिक्रिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको हम नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व करता यही तो करता है, जो संगठन होता है उसको अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है, ठीक है ना, और अच्छे से काम करवाता है। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग का मतलब है कि जो हम कह रहे हैं वही करो। फिर जो जो आगे आपके अधीनस्थ होते हैं वो भी आपको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें सही हैं कि नहीं है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को नेतृत्व कहते हैं। कुल मिलाकर के नेतृत्व का यहाँ पर आपसे परिभाषा पूछी गई थी। 38 देखिए। निम्न में से कौन सा समुदाय और समाज के बीच अंतर का तत्व है। समुदाय और समाज में कौन सा चीज इसमें अंतर दिखाएगा। रुचि की समानता, व्यक्तियों का एक समूह, निश्चित स्थानीयता, एकता की भावना। चलिए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, निश्चित स्थानीयता। देखिए अब समाज और समुदाय बता देते हैं। ये है आपका समाज और इसके अंदर है समुदाय, ठीक है। देखिए रुचि की समानता, रुचि का अर्थ है कि जो चीज़ यहाँ पर समुदाय करेगा, जो चीज़ मान लीजिए समुदाय बनाया गया है कि एक ऑफिस का समुदाय है जो कि मान लीजिए पार्ले जी का ऑफिस है, तो वो पार्ले जी के ऊपर ही काम कर रहा है, और वहाँ का जो समाज है वो भी पार्ले जी के ऑफिस पे ही काम कर रहा है, यानी कि उनकी रुचि जो होगी वो एक जैसी होगी। तो समाज और समुदाय की रुचि एक जैसी होती है, तो ये तो अंतर नहीं हुआ। व्यक्तियों का एक समूह, समाज में भी व्यक्तियों का समूह होता है और उसी मतलब समुदाय में व्यक्तियों का समूह होता है, और समुदाय मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं, यानी कि व्यक्तियों का समूह, कोई अंतर नहीं है। समाज में भी व्यक्तियों का समूह है और समुदाय में व्यक्तियों का समूह, तो ये तो दोनों समानता हो गई। आपसे अंतर पूछा है,
एकता की भावना इन सब में होती है, समाज में भी एकता की भावना होती है, समुदाय में भी एकता की भावना होती है। तो अंतर क्या रहेगा? निश्चित स्थानीयता का अंतर रहेगा। यानी समाज बहुत बड़ा है और इसके एक कोने पर कौन है? समूह है, ठीक है ना, समुदाय है। तो समुदाय छोटा है और समाज बड़ा है, तो ये स्थानीयता का डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। यही आपसे पूछा कि कौन सी चीज़ अलग करती है? निश्चित स्थानीयता समुदाय और समाज को अलग करती है। ठीक है, आया समझ में? 39 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक मार्गदर्शक का गुण नहीं है? मार्गदर्शक का अर्थ है नेता, अपने आप को तुरंत नेता मान लो। कौन सा इसमें से गुण आपके अंदर नहीं होना चाहिए अगर आप एक अच्छे नेता हो? ईमानदारी ये तो होनी ही चाहिए, अनुशासन बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व भी होना चाहिए, स्वार्थी भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या पूछा है आपसे? नेगेटिव पूछा है ना, देखो तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। स्वार्थी भाव नहीं होना चाहिए अगर आप एक अच्छे मार्गदर्शक हैं तो। 40 नंबर देखिए, और सबसे अच्छे मार्गदर्शक कौन होते हैं? माता पिता। माता पिता स्वार्थी नहीं होते हैं, ठीक है, आपको लगता भले है लेकिन माता पिता कभी भी स्वार्थी नहीं होते हैं। माता पिता को छोड़ करके बाकी सब स्वार्थी हैं। अब दीदी लोग गुस्सा हो रहेंगी, हम भी स्वार्थी हैं। अरे मेरा मतलब ऐसा नहीं, हर कोई नहीं होता स्वार्थी, ठीक है ना, कुछ कुछ होते हैं। इनमें से कौन सा वैश्विक और स्थानीय स्तर पर नई चुनौतियां पेश कर रहा है? यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो नई चुनौतियां दे रहा है किसी भी बिजनेस में? विकास, संचार, वृद्धि, कोई नहीं। आइए आंसर देखें फिर समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो विकास है ना, वो लगातार नई चुनौतियां पेश कर रहा है वैश्विक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी। कैसे सर? देखिए, पहले क्या था, पहले बाबू लोग रेलवे स्टेशन चलते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहले क्या है, टिकट मिलता था, कौन सा? इस तरह का एक टिकट मिलता था, ऐसे ब्राउन कलर का, ठीक है ना, उस पर लिखा रहता था, छोटा सा ऐसे कार्ड टाइप में होता था। ठीक है, तो पहले के बाबू लोग इस तरह का टिकट उठाते थे, उस पर उन्होंने मुहर मारी और दे दिया, आपको काम हो गया। अब क्या है, अब उन बाबू लोगों को समस्या होने लगी। क्यों? क्योंकि विकास हो गया, कंप्यूटर आ गया है। ठीक है, कंप्यूटर आने से क्या हुआ है, अब उन लोगों को क्या होता है, प्रिंट करके जो है निकालना पड़ता है, बटन दबाने पड़ते हैं, सब कुछ भरना पड़ता है, तो बड़ी समस्या होती है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, किसकी वजह से ये समस्या हुई? विकास की वजह से। तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि वैश्विक और स्थानीय स्तर पर नई चुनौतियां कौन पेश कर रहा है? ये विकास ही है जो नई नई चुनौतियां पेश कर रहा है। देखिए, बहुत सारी दीदी लोगों ने हमसे पूछा था कि सर ये जो पिछली बार हमने एग्ज़ाम दिया था, तो वो एग्ज़ाम हमने ऑफलाइन दिया था, ठीक है ना, एक पेज हमारे पास एक पेपर आ गया था, एक आंसर शीट आ गई थी, हमने भर करके जमा कर दिया था। ठीक है, इस बार सर ऑनलाइन हो रहा है, कैसे करेंगे, बड़ा डर लग रहा है। तो ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई? विकास की वजह से ही तो उत्पन्न हुई। ठीक है ना, पहले डायरेक्ट एग्जाम हो जाता था, अब ऑनलाइन हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वो सब लोग आपको बताएंगे किस तरह आपको एग्जाम देना है, कैसे कंप्यूटर को चलाना है। ठीक है, आपको समस्या हो रही तो आप पूछ भी सकते हैं, और बिल्कुल पूछिएगा समस्या हो तो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, आपका सिलेक्शन आपकी ज़िंदगी है। ठीक है, उसके बाद में जब एग्ज़ाम शुरू भी हो जाएगा ना, तब भी एक मॉडल पेपर आएगा, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 5 मिनट 10 मिनट का मिलता है, अलग अलग होता है। 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व कर सेंड कर दीजिए, जिससे आपको एक आइडिया पड़ जाए कि कैसे हमें क्वेश्चन को सेंड करना है। वो नंबर काउंट नहीं होंगे, वो केवल प्रैक्टिस पेपर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से होंगी। आप तो एग्जाम देने जाइए, ऐसा नहीं पहली बार जा रहे हैं सर कंप्यूटर पर नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपका एक हम मॉक टेस्ट करवा देंगे लाइव आपके इसी चैनल पर। ठीक है, आप तो ठीक है, दीदी लोग परेशान मत होइए, हम सब करवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे आपकी। ठीक है, चलिए 41 नंबर, समूह संचार में सुधार की तकनीकी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अगर किसी भी समूह में संचार हो रहा है, उसमें आपको सुधार करना है, तो किसमें सुधार आप करेंगे? 4 ऑप्शन देखिए, जानकारी छिपाना, दूसरों को बाधित करना, सक्रिय रूप से स्पष्ट सुनना, एवं इनमें से कोई नहीं। सही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सक्रिय रूप से, अगर आपको किसी भी चीज़ को अच्छे से मतलब सुधार करना है किसी भी चीज़ में, ठीक है, कोई नई चीज़ बनाना है, तो आपको सक्रिय रूप से सुनना पड़ेगा और स्पष्ट प्रश्न पूछना पड़ेगा। वही बात आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है कि कैसे पेपर देना है, तो आप चीज़ों को सुनिए। जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बताएंगे, देखो इस हरे बटन का ये मतलब है कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है, पीले का मतलब है आपने अटेम्प्ट करने के लिए छोड़ दिया है, लाल का मतलब है आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे, सक्रिय रूप से चीज़ों को सुनेंगे, और कोई समस्या होगी तो स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो यही सुधार की तकनीकी होती है, इसी से आपका जो है सुधार हो जाएगा और आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। आ रहा है ना समझ में? 42 नंबर देखिए, 42 है, भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? गांव में अगर कोई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है और वो असफल हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है? संसाधनों का अभाव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे संसाधन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। खराब तरह का नियोजन, ये भी बिल्कुल नहीं है, नियोजन अच्छे से किया जा सकता है। कब? जब प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की समस्या। मेन ये है, मान लीजिए प्रधान जी के पास में पैसा आया,
नाली बनाने के लिए, ठीक है, नाली पर इन्वेस्ट कर दिया, संसाधन सरकार ने भेज दिए, पैसा भेजा सरकार ने, खराब तरह का नियोजन किया नहीं। इन्होंने कहा भी कि भाई तुम लोग अपना जो है नाली बनाइए, ये रहा ईंटा, ये रहा रेता, ये रहा गिट्टी वगैरह, नाली बनाओ, ठीक है। लेकिन प्रधान जी देखने नहीं गए कि बन रही कि नहीं बन रही है। तो ऐसे में क्या होगा, जो ठेकेदार होगा वो इसमें क्या है, गड़बड़ कर जाएगा, पैसा वैसा खा जाएगा, ठीक है। यानी सरकार ने साधन दिया और नियोजन भी अच्छा किया, लेकिन देखने नहीं गए, निगरानी करने नहीं गए। प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की जब समस्या होगी तब जो है ग्रामीण विकास की विफलता का मुख्य कारण प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन होता है। आगे बढ़िए, 43 देखिए। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फैक्ट वाला प्रश्न है। माननीय नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। बता रखा है, योजना आयोग हो या नीति आयोग, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, कई बार बता रखा है। चलिए, तिलहन उत्पादन के लिए का संबंध किससे है? कौन सी क्रांति तिलहन उत्पादन से है? नीली क्रांति पता है, मछली उत्पादन से है। पीत क्रांति जो है वो तेल और तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति भी कहते हैं, पीत क्रांति भी कहते हैं। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। 45 नंबर देखिए। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चालू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड तेज कीजिए। अब आपका शुरू हो रहा है बालक देखभाल एवं विकास एवं देखभाल शिक्षा, जिसे हम बाल विकास कहते हैं। 46 नंबर का प्रश्न देखिए। कितने नंबर यहाँ पर आए हैं आप लोग काउंट कर लेना। अब चलते हैं 46 पर। एड्स के निदान हेतु कौन सा टेस्ट कराया जाता है? एलिजा, विडाल टेस्ट, ईएसआर, सीबीसी। सीबीसी तो ब्लड सैंपल के लिए होता है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एलिसा टेस्ट कराया जाता है एड्स के निदान के लिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। इससे पता चलता है एड्स है कि नहीं है, ठीक है ना। HIV वायरस की वजह से होता है। एड्स से 2-3 प्रश्न आएंगे। एड्स के बारे में पूरा हमने डिटेल में करा रखा है अपने PDF में। जिसको जिसको PDF दी है वो आप लोग बाल विकास 2 नंबर PDF देखना, उसमें एड्स के बारे में अच्छे से बता रखा है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष चालू की गई थी? फैक्ट वाला प्रश्न है, सीधे आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, 2009-10 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना शुरू की गई थी, ठीक है। आगे बढ़िए, 48। केयर जो योजना चालू की गई है वो किस आयु वर्ग के बच्चों को देखने के लिए, उनके संचालन के लिए शुरू की गई है? 6 से 16 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 11 या फिर 18 से अधिक। तो केयर योजना कितनी एज? ऑप्शन नंबर सी, 6 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए केयर योजना शुरू की गई है। 49। बाल श्रम शोषण देखिए। बाल श्रम शोषण और तस्करी से सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है? कौन से अधिकार के अंतर्गत आती है? अव्यक्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत बाल श्रम शोषण, यानी कि बच्चों से आप काम नहीं करवाएंगे, बच्चों की तस्करी नहीं करेंगे, ये सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आती है। 50 नंबर देखिए। तंत्रिका विज्ञान द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? तो जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो उसका मस्तिष्क 90% तक विकास कर चुका होता है। चलिए 51 नंबर देखिए। जहाँ पर समझाने वाली बात होगी समझाएंगे, काहे परेशान हो रहे हैं। अधिगम अक्षमता वाले छात्र किन क्षेत्रों में बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं? यानी जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है कभी ज़िंदगी में, वो लोग कहाँ पर खराब प्रदर्शन करेंगे? शैक्षणिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, दोनों में? तो भैया दोनों में ही करेंगे, ठीक है। ना तो वो शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे और ना ही वो टेक्निकल क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो उपरोक्त दोनों आंसर होगा। 52 नंबर देखिए। HIV एड्स के उपचार के लिए किस दवा का यूज किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आंसर आपने लगा लिया होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जूडोविडिन नामक दवा का यूज किया जाता है HIV एड्स के उपचार के लिए। आगे बढ़िए, अगला 53 नंबर देखिए। ये समझाने वाला है। विकास का समीप दूराभिमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है? जो समीप दूराभिमुखी का मतलब होता है, आप चलिए समझा देते हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक कहा है ना, जहाँ पर भी संज्ञानात्मक शब्द आ जाए समझ लीजिए दिमाग से संबंधित है। तो दिमाग से इसमें कोई संबंध नहीं है। आपसे पूछा समीप दूरामुखी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो देखिए इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शारीरिक विकास से कैसे होगा वो बता देते हैं। ये रहा एक बालक, ये है आपका एक बालक, ठीक है। ये उसकी बॉडी है, ये उसके पैर हैं, ये उसके हाथ हैं, ठीक है ना। ये बालक बन गया, ये उसका सर है। कह रहे हैं कि समीप दूराभिमुखी, समीप दूराभिमुखी का अर्थ है कि अंदर से बाहर की ओर विकास होना, ठीक है ना। तो बालक का जो शारीरिक विकास है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। आज उसके हाथ इतने छोटे छोटे हैं, 10 साल बाद देखेंगे हाथ उसके बड़े हो जाएंगे, पैर उसके बड़े हो जाएंगे। तो विकास कहाँ पर हो रहा है? ये रहा सेंटर से बाहर की ओर विकास हो रहा है, ठीक है ना। बाहर की ओर चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसी को हम कहते हैं समीप, यानी ये रहा समीप। समीप से दूर, यानी समीप से दूराभिमुखी जो सिद्धांत होता है ये किससे संबंधित है? ये शारीरिक विकास से संबंधित है, क्योंकि शारीरिक विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। 54 फैक्ट वाला प्रश्न है। ICPS एकीकृत बाल संरक्षण योजना, ये ICPS के बारे में बताया है। जो ICDS होती है, ICPS होती है, यही पूछा कि किस मंत्रालय के द्वारा इसको जो है संचालित किया जाता है। तो सबको पता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ICPS ICDS दोनों संचालित की जाती हैं।
55। PIED का फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म पूछा गया है। चलिए सीधे आंसर देखते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये देख लीजिए, आपने लगा लिया होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना, ये PIED का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है 56। देखिए, अवयस्क न्याय बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की कौन सी धारा बाल देखभाल संस्थाओं से संबंधित है, यानी कि जो बालक देखभाल के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं वो इस एक्ट की किस धारा में बताई गई हैं कि ये संस्थाएं होंगी, जैसे अनाथालय हो गए, NGO हो गए, तो इसका वर्णन किस धारा में किया गया है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 2 की उपधारा 21 में ये बताया गया कि कौन कौन सी संस्थाएं बालकों की देखभाल करेंगी, इस एक्ट में बताया गया है। 57, प्रसव पूर्व अवस्था की किस अवधि को अक्सर सुनहरी तिमाही, जिसे हम गोल्डन ट्राइमेस्टर कहते हैं, तो यही पूछा कि गोल्डन ट्राइमेस्टर कब की स्थिति को कहा जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व का मतलब है कि अभी प्रसव नहीं हुआ है, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो किस तिमाही को गोल्डन ट्राइमेस्टर कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरी तिमाही को गोल्डन ट्राइमेस्टर कहते हैं। जब आपका दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है, यानी कि 4 से लेकर के 6 तक की जो तिमाही होती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इसे हम गोल्डन ट्राइमेस्टर कहते हैं। 58, प्रसव पूर्व विकास को किन मुख्य अवधियों में विभाजित किया गया, यानी कि जब बालक का जन्म नहीं हुआ है उससे पहले की जो अवधियां होती हैं वो कौन कौन सी अवधियां होती है पूछा है। भ्रूणीय, जनन, भ्रूण निषेचन, गर्भस्थ, ये सभी सही आंसर हो जाएगा। ये सभी ये तीनों जो हैं वो उसी की अवधि हैं जब बालक का निषेचन होता है, फिर पहले निषेचन होगा, फिर गर्भस्थ होगा, फिर जनन होगा, ठीक है ना। तो ये सारी अवधियाँ किससे संबंधित हैं, प्रसव पूर्व विकास से संबंधित है। आगे बढ़िए, 59 है, इनमें से किसका संबंध मानसिक विकास से है, मतलब मानसिक दिमाग से संबंधित कौन है इसमें से। देखिए, शिक्षार्थी का वजन, ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, अवबोध क्षमता, स्मृति का विकास। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षार्थियों का वजन और, देखिए ये थोड़ा गलत हो गया है, वजन और ऊंचाई होगा, मानसिक विकास है ना, मानसिक विकास यानी कि दिमाग का विकास, तो दिमाग का विकास वजन ऊंचाई से क्या लेना देना है। तर्क एवं निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, स्मृति का विकास, ये तीनों हो जाएंगी। कौन कौन सी, इसको हम जब PDF देंगे तो सही करवा देंगे। तर्क एवं निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति यानी याद करने का विकास, और अवबोध क्षमता यानी समझने की क्षमता, ये 3 हो जाएगा। यानी कि इसमें एक ऑप्शन बढ़वा देंगे, जो है ऑप्शन नंबर डी में कर देंगे उपरोक्त सभी, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कर देंगे उपरोक्त तीनों, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा इसमें। अब देखो हम सही आंसर बताते हैं, इसमें क्या होगा, इनमें से किसका संबंध मानसिक विकास से नहीं। अरे यार सही है, ये क्या कह रहा, हम क्वेश्चन ही गलत पड़ गए, मानसिक विकास से नहीं है, ठीक है। तो जिसमें मानसिक विकास की बात नहीं की गई होगी वही आपका आंसर है। तो तर्क एवं निर्णय मानसिक विकास से संबंधित है, बिल्कुल है। स्मृति का विकास दिमाग से संबंधित, बिल्कुल है। अवबोध क्षमता मानसिक विकास से संबंधित है, बिल्कुल है। कौन सा मानसिक विकास से संबंधित नहीं है, तो शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। हम खुद गलती करेगा, ठीक है ना, जल्दबाजी में, क्योंकि थोड़ा सा अब तबीयत नहीं ठीक है तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ना, लास्ट के क्वेश्चन है। तो ये नहीं शब्द आपको जरूर देख लेना है कि क्वेश्चन में नहीं शब्द तो नहीं दिया है, ठीक है ना, देख लेना है। 60 नंबर देखिए, एक श्रवण बाधित बच्चे को क्या सीखने में काफ़ी समय देना पड़ता है, यानी जो सुनने में असमर्थ है उसको क्या सिखाने में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेखन, पढ़ना, कोई नहीं, भाषा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा सिखाने में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो बालक सुन ही नहीं पा रहा है, यानी कान से वो परेशान है, कान में उसको आवाज़ नहीं जा रही है, तो आप क्या बोल रहे हैं उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उसको भाषा सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्या, ठीक है ना। बाकी आप लिखना सिखा सकते हैं, पढ़ना सिखा सकते हैं, लेकिन सुनना, अगर सुन नहीं पा रहा है तो भाषा नहीं सिखा सकते हैं। सबसे पहली इकाई भाषा ही होती है, आप सबको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई भी इसमें समस्या नहीं है, ठीक है। तो कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोगों को जरूर से जरूर अपने नोट्स मंगवा लेने हैं। और आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं। मान लीजिए आज वीडियो लेट हो रही है, आज 4 बजे आएगी, आज 2 बजे आएगी, तो वहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आज हमने अपने यूट्यूब प्ले बटन का फोटो भी वहाँ पर डाल दिया है, आप लोग देख लेना, प्रोफाइल पर भी लगा है और पोस्ट में भी हमने डाल दिया यूट्यूब प्ले बटन का फोटो, आप लोग देख लेना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगला आपका जो ब्रह्मास्त्र नंबर 3 कल आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर जरूर कर देना, हाँ, निवेदन है आपसे।